मैं आपका दोस्त नितेश बैरागी रिसर्च सेंटर पे आपका स्वागत करता हूं। आज तारीख है 11 अप्रैल 2025 के करंट अफेयर आप सभी के बीच में मैं लेकर आया हूं। इस सेशन का खासियत ये है कि इसमें बैरागी मंत्र, करंट अफेयर और जो पूछे जाने वाले संभावित प्रश्न आप सभी के बीच में मैं कराता हूं। बैरागी मंत्र में साथ ही साथ इस तरीके का टॉपिक रहता है कि जो मेन टॉपिक है उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। और साथ ही साथ आप लोग अगर इस सेशन का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो चले जाइए टेलीग्राम ग्रुप पे, या दो माध्यम से यहाँ पे आप ले सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से। चैनल का नाम सर्च कीजिएगा बैरागी रिसर्च सेंटर, वहाँ पे आप चले जाइए। और व्हाट्सएप अगर लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए 7970833107। इस नंबर पे हाय का मैसेज कीजिए और लिखिए नीचे में पीडीएफ, सेंड में पीडीएफ। तो आपको क्या होगा, वहाँ से मिल जाएगी। आपको एक ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा, उस ग्रुप से आपको पर डे इस सेशन का पीडीएफ मिल जाएगा। सभी साथियों से अनुरोध है कि लास्ट तक वीडियो अवश्य देखें। आई होप कि आपके काम के लिए, खासकर जो भी बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार होमगार्ड या किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उसके एग्ज़ाम के दृष्टि से ये बहुत ही बेहतरीन सेशन आप सभी के बीच में रहने वाला है। चलिए चलते हैं बैरागी मंत्र में। आज का पहला जो टॉपिक है, ये सब टॉपिक बिल्कुल नहीं होगा आज, क्योंकि ये हो चुका है। आज टॉपिक होगा संविधान की निर्माण की प्रक्रिया, ये होने वाला है। चलते हैं पहले। देखिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपका डिजाइन किया गया है और एक एक पॉइंट को आपको लिया गया है, खासकर जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आशा करते हैं कि आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक अवश्य बने रहिए और इस सेशन का लुत्फ़ उठाएं और अपने एग्ज़ाम को बेहतर बनाएं। देखिए, संविधान निर्माण की प्रक्रिया जो हुई थी, उससे पहले जो है स्वराज शब्द का जो पहला प्रयोग जो किया था वो किए हुए थे दयानंद सरस्वती जी किए हुए थे। स्वराज शब्द का पहला प्रयोग किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने किया था। किसी को कोई परेशानी? बिल्कुल, एक बार हम चेंज कर ले थोड़ा सा। रेडी सही है। चलिए आ जाते हैं। स्वराज शब्द का पहला प्रयोग जो है किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। क्या आप सभी को दिखाई दे रहा है अच्छे से? बिल्कुल देना ही चाहिए। स्वराज शब्द का पहला प्रयोग किसने किया था? दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। स्वराज प्रस्ताव जो है पहली बार कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में प्रस्तुत किया गया था। महात्मा गांधी ने 1922 ईस्वी में स्वराज का अर्थ समझाते हुए संकेत दिए थे कि भारत का संविधान भारतीय ही बनाएगा। याद रखिए किस टाइम? 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी ने बताया था स्वराज का अर्थ ये है कि भारत का संविधान भारत ही बनाएगा। 1927 ईस्वी में मद्रास अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे M.A. अंसारी ने, पहली बार कांग्रेस में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया था। याद रखिएगा, स्वराज प्रस्ताव पारित कब किया गया? 1927 ईस्वी में। लेकिन 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की प्राप्ति के लिए लक्ष्य बनाया और रावी नदी के किनारे तिरंगा लहराते हुए इसकी घोषणा किया। और इस दिन यह भी घोषणा किया कि आने वाले 26 जनवरी 1930 ईस्वी को समस्त भारतीय अपना प्रथम स्वाधीनता संग्राम दिवस के रूप में मनाएगा और साथ ही साथ प्रत्येक 26 जनवरी को यह दिवस मनाता रहेगा। 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन ने भी संविधान सभा के गठन की बात कहा था, किंतु 1946 ईस्वी में आए कैबिनेट मिशन के द्वारा ही संविधान सभा का गठन किया गया। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका ऐसे बन सकता है कि ऐसे आप लोग यहाँ से एक क्वेश्चन निकाल सकते हैं कि संविधान सभा का जो गठन हुआ था, व्हाइट मार्कर ले ले थोड़ा सा, चलिए ठीक है। तो कह रहा है कि क्रिप्स मिशन सिर्फ ये बोला हुआ था
कि संविधान सभा का गठन की सिर्फ बात की थी क्रिप्स मिशन कब 1942 ईस्वी में, लेकिन 1946 ईस्वी में जब कैबिनेट मिशन के द्वारा क्या किया गया, संविधान सभा का गठन किया गया। यहाँ से संविधान की मांग स्टार्ट हो गई, संविधान सभा का गठन होने की प्रक्रिया शुरू हो गई। उससे पहले ये टॉपिक समझने की ये वजह है कि ये जो आखिर संविधान सभा का गठन होने का क्या मतलब था, कैसे गठन की प्रक्रिया शुरू हुई। तो सबसे पहले स्वराज की मांग की, स्वराज की मांग, तो उससे पहले स्वराज को समझना जरूरी है। स्वराज शब्द किसने दिया, तो दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द दिया। और पहली बार जो है स्वराज प्रस्ताव पहली बार कांग्रेस के 1906 के अधिवेशन में पहली बार दादा भाई नौरोजी के द्वारा ये क्या किया गया था, प्रस्तुत किया गया था। लेकिन महात्मा गांधी ने स्वराज को स्पष्ट रूप से समझाते हुए कहा कि भारत का जो संविधान है वो कौन बनाएगा, भारतीय के द्वारा बनाया जाएगा। जब 1927 ईस्वी में मद्रास अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता M.A. अंसारी कर रहे थे, उन्होंने पूर्ण स्वराज प्रस्ताव की पारित कर दी। लेकिन 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लक्ष्य रखा गया कि पूर्ण स्वराज प्राप्ति के लिए लक्ष्य रखा गया, समझ गए। और 26 जनवरी 1930 ईस्वी को रावी नदी के किनारे वो क्या किए, झंडा जाके फहरा दिए। और 26 जनवरी को प्रथम स्वाधीनता संग्राम दिवस मनाया जाने लगा। और उसी दिन 26 जनवरी को ही प्रत्येक साल स्वाधीनता दिवस मनाया जाता है। इतना चीज़ याद रखिए। उसके बाद क्रिप्स मिशन के द्वारा बताया गया कि आप सभी के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा। लेकिन कैबिनेट मिशन आया जो कि संविधान सभा के गठन किया। तो याद रखिएगा इतना चीज़, इतना 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन आया था। क्रिप्स मिशन कब आया, 1942 ईस्वी में आया। आगे चलते हैं। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी, ये पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। और इस दिन अस्थाई अध्यक्ष के रूप में कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया गया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा कि 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष जो बने हुए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो याद रखिएगा कितना, 9 दिसंबर और क्या चीज़, 11 दिसंबर, ठीक ना। इसमें कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा। और इसमें क्या कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक ना। तो 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की नियुक्ति किया गया। इसी दिन संविधान सभा की उपाध्यक्ष, ये भी याद रखिए, संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में कौन थे, हरीशचंद्र मुखर्जी भी नियुक्त किया गया। तो याद रखिएगा इसमें जो इस संविधान सभा के जो उपाध्यक्ष थे, ये भी नोट कर लीजिएगा। उपाध्यक्ष जो थे वो कौन थे, हरीशचंद्र मुखर्जी। बिल्कुल नहीं भूलना, बिल्कुल नहीं है ये सब याद रखिएगा कि संविधान सभा का जो दूसरा 11 दिसंबर को हुई थी बैठक, इसमें जो अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को चुना गया, उसमें उपाध्यक्ष कौन था, हरीशचंद्र मुखर्जी थे, नियुक्त किया गया। तथा संविधान सभा के सलाहकार के पद पे, और इसके साथ साथ सलाहकार के पद पे जो है किसको नियुक्त किया गया, B.N. राय को नियुक्त किया गया। किसको, B.N. राय को नियुक्त किया गया। तो ये दोनों टर्म आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अगर पूछा जाएगा कि 11 दिसंबर के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद थे। उपाध्यक्ष कौन थे, तो ये था हरीशचंद्र मुखर्जी। और सलाहकार कौन थे, B.N. राय थे। चलिए आगे चलते हैं। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा के सामने जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे मोतीलाल नेहरू ने तैयार किया था। तो याद रखिएगा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया, तो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को किसने, जवाहरलाल नेहरू ने। और उद्देश्य प्रस्ताव किसने तैयार किया था, तो मोतीलाल नेहरू। नेहरू जी के पिताजी जो थे मोतीलाल नेहरू, इसको बड़का नेहरू के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका जब आगे आने वाला जो टर्म होगा वो बड़े नेहरू और छोटे नेहरू की बात होगी। छोटा नेहरू जवाहरलाल नेहरू और बड़ा नेहरू मोतीलाल नेहरू होगा। आगे चलते हैं। 22 जनवरी 1947 ईस्वी को संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि बताइए उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कब किया गया, तो याद रखिएगा 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। तो उद्देश्य प्रस्ताव आया कब था, 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। आगे जाके 22 जनवरी 1947 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। आगे की ओर चलते हैं। संविधान के प्रारूप, ये याद रखिए, प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछा जाता है, तो ये याद रखना है आप सभी को कि संविधान के प्रारूप की बात करें तो संविधान की प्रारूप की बात करें तो कौन, B.N. राय के द्वारा तैयार किया गया।
BN राय के द्वारा संविधान के प्रारूप तैयार किया गया। संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा के द्वारा 29 अगस्त 1947 ईस्वी को प्रारूप समिति, इंग्लिश में इसको कहा जाता है ड्राफ्टिंग कमेटी, का गठन किया गया। ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल के टोटल 7 सदस्य थे। 7 सदस्य में कौन कौन 7 सदस्य थे इसको भी देखिए, ध्यान से देखिए, बारीकी से समझने का प्रयास कीजिएगा। 7 सदस्य कौन कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि अध्यक्ष थे इसके। एन गोपाल स्वामी अय्यर था, ए के अय्यर था, KM मुंशी था, मोहम्मद सदुतुल्लाह था, TBL मित्तल था, उसके बाद DP खेतान था। ये 7 मेंबर थे, आप लोग याद रखिएगा। उसी के साथ 7 मेंबर में नोट में कुछ याद रखिएगा। TBL मित्तल के मृत्यु हो जाने के बाद उसके पास कौन आया? N माधव आया। तो याद रखिएगा ये TBL मित्तल के पास, यहाँ पे लिख सकते हैं आप, इसके बदले में कौन आया? N माधव आया। N माधव आया, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग इसको याद रखिएगा। फिर उसके बाद सेकेंड इसका क्या कह रहा है? DP खेतान की मृत्यु के बाद यहाँ पे TT कृष्णाचारी आया। तो ये भी याद रखिए, DP खेतान की जब मृत्यु हो गई, इसके पक्ष में कौन आया? कौन था? TT कृष्णाचारी, TT कृष्णाचारी। किसी को कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए इसमें, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ड्राफ्टिंग कमेटी में सदस्य की संख्या को टोटल कितनी? 7। कौन कौन सा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उसके अध्यक्ष थे, और 6 सदस्य जो थे एन गोपाल स्वामी अयंगर, AK अय्यर, KM मुंशी, मोहम्मद सदुतुल्लाह, TBL मित्तल, उसके बाद DP खेतान। TBL मित्तल के जगह पे N माधव आया, और DP खेतान के जगह पे जो है TT कृष्णाचारी आया। इतना चीज़ आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए कि संविधान के अंतिम प्रारूप को संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 ईस्वी को पारित कर दिया। इसी दिन संविधान सभा के संविधान को आत्मसमर्पित, अंगीकृत और अधिकृत कर दिया। तो याद रखिएगा कब? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा के द्वारा संविधान को आत्मसमर्पित, अधिकृत और अंगीकृत कर लिया गया। संविधान निर्माण की कुल मिलाकर 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा संविधान निर्माण में। तो याद रखिएगा संविधान निर्माण में कितने समय लगे? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। तो ये सब सभी चीज़ याद रखिएगा, आप लोग बारीकी से याद रखने का कोशिश कीजिएगा। और कुछ इसमें टर्म और एक्स्ट्रा टर्म भी आप लोग याद रखिएगा। जैसे मैं आपको टर्म की बात बोले, संविधान को अपने हाथों से लिखने का काम किया था प्रेम रायजादा, याद रखिएगा। इसको साइड में हम कहीं आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर देंगे, बस आप लोग सुन लीजिए। बस संविधान को अपने हाथों से लिखने का काम कौन किया था? प्रेम बिहारी रायजादा। मूल प्रति कॉपी जो है अभी कहाँ स्थित है? ये जो संसद भवन के लाइब्रेरी में H2 गैस से भरे हुए एक जार में रखा हुआ है। हिंदी में इसका जो संस्करण में इसके शब्द हैं 1,17,369 हिंदी का संस्करण है। याद रखिए, लिख देते हैं यहाँ पे। हिंदी में शब्द जो है, शब्द कितने हैं टोटल? तो याद रखिएगा इसमें शब्द जो है 17,369 टोटल इसमें शब्द हैं। लेकिन इंग्लिश में शब्द अगर आपसे पूछा जाएगा, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, इंग्लिश में शब्द टोटल कितना है? 1,46,385 शब्द टोटल के टोटल पूरे के पूरे संविधान में हैं। ये याद रखिएगा आप लोग। साथ ही साथ कुछ और याद रखिएगा, संविधान के प्रत्येक पृष्ठ का जो बनाया गया चित्र है, वो चित्र बनाया गया है नंदन लाल बोस के द्वारा। ये जो संविधान पे जो प्रत्येक पृष्ठ पे जो चित्र बनाया हुआ है, वो किसने बनाया था चित्र? नंद लाल बोस के द्वारा ये बनाया गया था। लेकिन जब आपसे पूछा जाएगा प्रस्तावना को जो डिजाइन किया गया था, प्रस्तावना को डिजाइन किसने किया था? राम मनोहर सिन्हा। याद रखिए किसने किया था प्रस्तावना को? राम मनोहर लाल बोस, मनोहर सिन्हा। आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा, आप लोग जाइए, इसको जो एक्स्ट्रा फैक्ट है उसको वहाँ पे शेयर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, संविधान सभा का अंतिम वचन जो हुआ था वो 24 जनवरी 1950 को हुआ था, जिसमें संविधान सभा के कुल 299 सदस्य थे।
तो ये भी याद रखिएगा। टोटल संविधान सभा में लास्ट में कितने सदस्य थे? 299 सदस्य में से 284 सदस्य ने संविधान के अंतिम प्रारूप पर हस्ताक्षर किए थे। तो ये भी पूछा जाता है संविधान के अंतिम प्रारूप पर हस्ताक्षर कितने व्यक्तियों के द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा 284 व्यक्तियों के द्वारा किया गया था। अतः संविधान सभा को भंग करके अंतरिम सरकार में परिवर्तित कर दिया गया और अंततः 26 जनवरी 1950 ईस्वी को पूरे भारत में संविधान को लागू कर दिया गया। ये याद रखिएगा। और लास्ट टॉपिक जो है संविधान निर्माण की प्रक्रिया में, संविधान निर्माण के फलस्वरूप जब संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान को अंगीकार किया गया था, उस दिन हमारे संविधान में 995 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां एवं 22 भाग थे। तो याद रखिए कितना उस समय थे? 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग था। किंतु वर्तमान समय में विभिन्न संवैधानिक संशोधन द्वारा बढ़कर अनुच्छेदों की संख्या 400 प्लस से भी अधिक हो गया है। और किंतु अगर वे में कहा जाए तो 465 टोटल अनुच्छेद हो गया है, किंतु समय की संख्या में अभी भी 395 ही है। वर्तमान समय में अनुसूचियों की संख्या गिनती एवं संख्या के रूप में 12 है। वर्तमान समय में भाग की कुल संख्या जो है टोटल 22 है, किंतु अगर जब गिनती आप कीजिएगा तो भाग की कुल संख्या जो है 25 है। तो इन सभी डाटाओं को आप लोग याद रखिएगा बैरागी मंत्र में। और उसके साथ साथ कुछ और एक संविधान निर्माण की प्रक्रिया में बहुत सारे छोटी छोटी समिति बनाई गई, इसको भी याद रखिएगा। अगर कहा जाएगा संविधान सभा के द्वारा संविधान बनाने के लिए 8 बड़ी समिति और 13 छोटी समिति का गठन किया गया। संविधान सभा का प्रमुख समिति जो है, समिति एवं उसके अध्यक्ष यहाँ पे दिए हैं। संघ संविधान समिति की बात बोले तो संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? नेहरू जी थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। मूल अधिकांश एवं अल्पसंख्यक मामले में परामर्श देने वाली समिति जो थी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में थी। संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद, मूल अधिकार से संबंधित उप समिति जो है जेबी कृपलानी के, और राष्ट्रीय ध्वज संबंधित तदर्थ समिति जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। ये याद रखिएगा। संविधान सभा में अगर जब कुल महिला की बात करें तो 15 टोटल संविधान सभा में कुल महिला थी। टोटल उसमें सदस्य तो 299 था, लेकिन उसको जो है 284 ने अंगीकृत किया था, 284 का हस्ताक्षर था। इस 284 में से टोटल 15 महिला इसमें संविधान सभा में शामिल थी। तो याद रखिए टोटल कितनी महिला की संख्या थी? यहाँ पे 15 महिला था। और कौन कौन महिला था इनको भी हम क्या करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप पे आपको शेयर कर दिया जाएगा, उनसे आपको याद कर लीजिएगा। हमारे संविधान सभा में ने 22 जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगा को मान्यता दिया। जो हम लोग तिरंगा देखते हैं उसको कब मान्यता दिया गया? तो 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। और 22 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रीय गान के रूप में जन गण मन, राष्ट्रीय गीत के रूप में वंदे मातरम को मान्यता दिया गया। तो ये 22 जुलाई और 22 जनवरी वाला टर्म याद रखिएगा, क्योंकि बीपीएससी के इस बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। पूछा गया है कि झंडा जो है राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। लेकिन जन गण मन और वंदे मातरम को कब? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। इन डाटाओं को आप लोग भली भांति अच्छे से याद रखिएगा। और आज की टॉपिक में चलते हैं। आज है 11 अप्रैल 2025, जो कि दैनिक समसामयिक जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आज उससे पहले आप सभी के बीच में एक प्यारा सा कोटेशन जरूर रखना चाहेंगे, ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं कि मंजिल कितनी भी दूर क्यों ना हो, मंजिल लक्ष्य मगर लक्ष्य मेरा अर्जुन के तीर सा हो। कमजोरियां मुझ में चाहे कितनी भी हो, मगर हौसला सीमा पर खड़े वीर सा हो। बिल्कुल सही बात है कि मंजिल मेरी कितनी भी दूर क्यों ना हो, मगर लक्ष्य मेरा अर्जुन के तीर। देखते थे ना जब महाभारत की कुछ कहानियाँ सुनते होंगे, अर्जुन एकदम उसका जो लक्ष्य था चिड़िया के आँख पे ही था। उसी तरीके से आपका लक्ष्य, आपकी जो सोच है, आप जो सोचे हैं, जो कीजिएगा उस पे ही लक्ष्य टिका के रखिएगा, ठीक ना। अगर कमजोरियां आप में हैं तो उसको ठीक कीजिए और एकदम वीर जवान के तरह खड़े होकर डट के उस कमजोरियां का निवारण कीजिए। पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए आज के करंट अफेयर दैनिक समसामयिक में जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो पहला प्रश्न जो है ये है, संयुक्त राष्ट्र मातृ मर्त्यता प्रकलन रिपोर्ट
टेंडर्स इन मैटरनल्स मोर्टेलिटी 2000 से 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का स्थान इसमें कह रहा है, तो भारत का स्थान जो है इसमें दूसरा है, ठीक ना। अगर बोला जाएगा ये रिपोर्ट जो जारी किया जाता है टेंडर्स इन द मैटरनल मोर्टेलिटी 2020-30, ये रिपोर्ट जारी करने का काम करता है, कौन करता है? ये पेश करता है रिपोर्ट कौन? यूएन के द्वारा ये पेश किया जाता है रिपोर्ट, ये याद रखिएगा। और ये रिपोर्ट कब से कब तक है? तो 2000 से लेके और 2023 के बीच तक है। और इसमें क्या है? इसमें होता है क्या चीज़? मातृ मृत्यु दर, मतलब मातृ मृत्यु दर के बारे में इसमें बताया गया है, ये याद रखिएगा आप लोग। मातृ मृत्यु दर के बारे में बताया गया है। इसमें इसका मतलब हुआ कि 1 लाख जीवित बच्चों पर माता की मृत्यु, ये कह रहा है कि 1 लाख, इसका मतलब ये हुआ 1 लाख जीवित जो बच्चा है, जीवित बच्चों पर माता की जो मृत्यु होती है, इसका मतलब हुआ मातृ मृत्यु दर, ठीक ना। मातृ मृत्यु दर में जो अगर बोला जाएगा तो पहले स्थान पे आ जाता है नाइजीरिया, याद रखिएगा। पहले स्थान पे कौन आ जाता है? नाइजीरिया, याद रखिएगा, ठीक ना। जो कि जिसका रेट जो है वो 28.7% मृत्यु दर है। दूसरे स्थान पे 2 देश आता है, एक अपना भारत आता है और दूसरा जो है कांगो गणराज्य आता है, ये याद रखिएगा। दूसरा कौन आता है? कांगो लोकतंत्र आता है, उसको गणतंत्र भी कहा जाता है, जिसका रेटिंग कितना है? 7.2% दिया गया है। तीसरे स्थान पे ये जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान का आता है तीसरे स्थान पे, जिसका रेटिंग कितना है? 4%। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये रिपोर्ट किसके द्वारा पेश किया जाता है? यूएन के द्वारा पेश किया जाता है। ये रिपोर्ट कब से कब तक पेश किया गया है? 2000 ईस्वी से 2023 तक। और इसमें मातृ मृत्यु दर को दर्शाया गया है, जिसमें मातृ मृत्यु दर का मतलब हुआ 1 लाख जीवित बच्चों पर माता का मृत्यु। तो पहले स्थान पे इसमें है नाइजीरिया जो कि 28.7% है। दूसरे स्थान पे क्या है? भारत और कांगो लोकतंत्र है जो कि 7.2% है। और तीसरे स्थान पे कौन है? पाकिस्तान 4% पे है। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन बी हो गया। उससे पहले आपका एक टर्म यूज हुआ यूएन के बारे में थोड़ी सी जानकारियाँ ले लीजिए। यूएन के बारे में थोड़ी सी जानकारियाँ, ज़्यादा नहीं जानकारियाँ, थोड़ा सा बस जानकारियाँ ले लीजिए यूएन के बारे में। क्या इसको इरेज कर दिया जाए? बस थोड़ी सी यूएन के बारे में देख लीजिए, ठीक ना। यूएन के बारे में बस थोड़ा सा देख लीजिए। अच्छा, इसको अब सही से लिखा जाएगा आपको, जो कि और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए भी आपको, फिलहाल इसके लिए अभी ये इतना ही रहने दीजिए। यूएन होता है, यूएनओ की बात करते हैं तो यूएनओ का जो स्थापना हुआ था वो कब हुआ था? यूएनओ का स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को यूएनओ की स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो ये न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। न्यूयॉर्क कहाँ है? मैनहट्टन, याद है ना, मैनहट्टन में। बार बार इसको रिवीजन करवा रहे हैं हम, वैसे मैनहट्टन में इसका मुख्यालय है। साथ ही साथ इसमें टोटल देश की संख्या कितनी है? टोटल इसमें देश 193 है। और लेटेस्ट देश जो है इसमें है साउथ सूडान, जो है लेटेस्ट देश है। लेटेस्ट कंट्री इसमें कौन शामिल हुआ है? साउथ सूडान शामिल हुए हैं। और इसके जो महासचिव हैं, महासचिव जो हैं वो हैं एंटोनियो गुटेरस, याद रखिएगा, एंटोनियो गुटेरस इसका है। और फर्स्ट जो है, फर्स्ट इसके महासचिव जो थे वो कौन था? ट्रिगवेली था, ट्रिगवेली, जो कि नॉर्वे के थे, ये फर्स्ट। इतना चीज़ आप लोग को याद रखिए। फिर से एक बार मेरे साथ रिवीजन कीजिए। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में है, मैनहट्टन में। और इसमें सदस्यों की संख्या कितनी है? 193 है। और लेटेस्ट सदस्य इसमें कौन जुड़ा है? साउथ सूडान इसमें लेटेस्ट कंट्री जुड़ा है इसमें। इसके महासचिव जो हैं एंटोनियो गुटेरस है। और फर्स्ट महासचिव जो था वो ट्रिगवेली, जो कि नॉर्वे से थे। सेकेंड आपका प्रश्न देखिए क्या कह रहा है? हाल ही में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने किसकी सहायता से इंडिया स्किल एक्सेलेटर लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा WEF की सहायता से, याद रखिए WEF की सहायता से जो है ये इंडिया स्किल्स एक्सेलेटर लॉन्च किया है। इन डाटाओं को आप सभी भली भांति अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपकी प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका देखिए क्या कह रहा है? नेक्स्ट आपका प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि हाल ही में भारतीय 2611
मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहब्बुर राना, ये याद रखिएगा 26/11 का जो मुंबई हमला हुआ था उसके जो आरोपी थे तहब्बुर राना, किसने प्रत्यारोपित किया है? तो याद रखिए यूएसए के द्वारा भारत को सौंपा गया है ये तहब्बुर राना को। और तहब्बुर राना ये पाकिस्तान के पहले थे, लेकिन अब पाकिस्तान ने नागरिकता इसको बोला कि ये मेरे देश के बिल्कुल नहीं थे तहब्बुर राना को, ये पाकिस्तान के ही थे, लेकिन यूएसए ने इसको क्या किया, भारत को प्रत्यारोपित कर दिया। ये याद रखिएगा डाटा। नेक्स्ट आपका प्रश्न देखिए, नेक्स्ट आपका प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। 26/11 वाला हो गया। नेक्स्ट आपका प्रश्न कह रहा है कि वर्ष 2025 में देश का पहला यूनिकॉर्न बनने वाला कंपनी कौन है? तो देश का पहला यूनिकॉर्न बनने वाला कंपनी जो है जसपे है। जसपे जैसे पेटीएम कंपनी होता है, फ़ोनपे कंपनी है, उसी तरीके से जसपे सारे के सारे जो ऑनलाइन जो पेमेंट की प्रक्रिया वाली कंपनी है उसको बनाने वाली कंपनी है। ये पहले यूनिकॉर्न कंपनी बन चुके हैं, ठीक ना, पहले यूनिकॉर्न वाले कंपनी बन चुके हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। और यूनिकॉर्न कंपनी, आपको पता है यूनिकॉर्न कंपनी कब कोई बनता है? जब $1 बिलियन से जब उसकी इनकम ज़्यादा हो जाती है, $1 बिलियन से जब उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है, वो एक यूनिकॉर्न कंपनी कहलाती है, ठीक ना। और ये जो है जसपे का जो अगर आपसे पूछा जाएगा, जसपे की जो है हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है, ये भी याद रखिएगा, बेंगलुरु में इसका कहाँ है? हेडक्वार्टर है, ठीक ना। कोई दिक्कत यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए क्या है नेक्स्ट प्रश्न आपका, कह रहा है कि लंदन के सीन्स इन द स्क्वायर्स में स्थापित होने वाले पहली भारतीय फिल्म कौन है? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, इस पे लगा लीजिएगा ट्रिपल स्टार, जो कि सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लंदन में अगर बोला जाएगा सीन्स इन द स्क्वायर्स में स्थापित होने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन है? तो दिल वाली दुल्हनिया ले जाएंगे DDLG, जो कि शाहरुख खान और काजोल की मूवी है, इसको लंदन में सीन इन द स्क्वायर में स्थापित किया गया है। तो बहुत ही बेहतरीन, ये इंडिया की पहली फिल्म है जो कि लंदन के सीन इन द स्क्वायर्स में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट आपके प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 29 वर्ष के बाद किस देश की यात्रा करने वाली पहली राष्ट्रपति बन गई है? ये भी एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ज़्यादा है, एग्ज़ाम के दृष्टि से ये भी बहुत ज़्यादा है, ध्यान से समझिएगा। अगर आपसे बोला जाएगा कि किस देश की यात्रा किए थे, तो एक आपका यहाँ पे नज़र आएगा कि स्लोवाकिया देश है। ये देश की यात्रा बहुत दिनों के बाद, मतलब कह सकते हैं 29 वर्षों के बाद हमारी देश की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो उन्होंने स्लोवाकिया की 29 वर्ष के बाद यात्रा की है। स्लोवाकिया की अगर राजधानी की बात करें तो राजधानी जो कैपिटल है, इसका कैपिटल कहाँ है? तो याद रखिएगा इसकी जो कैपिटल है ब्रातिस्लावा, याद रखिए इसकी कैपिटल क्या है? ब्रातिस्लावा। और इसके राष्ट्रपति अभी कौन है? राष्ट्रपति अगर बोला जाए, प्रेसिडेंट की बात किया जाए तो पीटर पेलेग्रिनी, याद रखिएगा पीटर पेलेग्रिनी। तो कैपिटल की बात करें तो कैपिटल कहाँ है? स्लोवाकिया की वात्सिलावा, और इसके जो प्रेसिडेंट है कौन है? पीटर पेलेग्रिनी। ये इतना चीज़ याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न क्या है, ध्यान से समझिए। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि हाल ही में वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का 9वां संस्करण कहाँ प्रारंभ किया गया? तो ये जो है वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन जो है 9वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया, और 90वें क्रम के ये शिखर सम्मेलन है। साथ ही साथ ये जो स्टार्ट किए हैं इनको जयशंकर साहब, एस जयशंकर, जो कि हमारे विदेश मंत्री है, इन्होंने इसका स्टार्ट किया है। और इसके थीम याद रखिएगा, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में विषय कहते हैं। इसका विषय क्या है? विषय को थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा आप लोग, पूछा जा सकता है संभावना, कि कोई भी चीज़ का संभावना, तो ये इसका विषय हो गया, ठीक ना। इतना चीज़ आप लोगों को याद रखिए। इससे रिलेटेड जो होगा AI, जितने भी साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड इस सम्मेलन में बातचीत होगी। आगे चलते हैं, आगे की प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए ध्यान से क्या कह रहा है, हाल ही में किस राज्य की दूध शाकाहारी संस्थान मिल्डफेड ने अपने बेराका, सुनिए सिर से, बेराका ब्रांड को बढ़ावा देने के लिए वीरा शुभांकर लॉन्च किया है? तो ये जो वीरा शुभांकर, जैसे आप लोग देख रहे होंगे अमूल दूध का प्रचार
आप जब अमूल दूध के पैकेट को देखिएगा तो उस पर एक नाचती हुई लड़की नज़र आती है, जो बच्ची, छोटी सी बच्ची नज़र आती है। अगर आप उसको कहीं भी देखिएगा तो आप समझ जाते हैं कि ये अमूल दूध का है। तो उसी तरीके से वीरा नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया है, जो कि छोटा सा सिख बालक है, जो कि पंजाब सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। छोटा सा एक सिख बालक है, एकदम गोल मटोल लल्लू कहा जाए, टमाटर टाइप से ये छोटा सा सिख बालक है, जो कि ये मतलब दूध सहकारी संस्थान मिल्कफेड के जो है ये ब्रांड एम्बेसडर है। याद रखिएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंजाब सरकार के द्वारा ये वीर का शुभांकर लॉन्च किया है। नेक्स्ट आपका प्रश्न देखिए क्या है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न नेक्स्ट आपका और लास्ट, और ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 मिनट आप सभी के बीच में। हाल ही में किस राज्य की पुलिस के जांच अभियोजन और 2 सिद्धि पोर्टल को प्रतिष्ठित स्कॉच पुरस्कार मिला है? फिर से सुनिएगा, कह रहा है कि किस राज्य की पुलिस के जांच अभियोजन और 2 सिद्धि पोर्टल को प्रतिष्ठित स्कॉच पुरस्कार मिला है? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश की, इतना चीज़ याद रखिएगा। और इसी के साथ साथ एक पॉइंट और याद रखिएगा, ये यूपी पुलिस के द्वारा जो ये स्कॉच अवार्ड जो यूपी पुलिस को मिला है 2 सिद्धि के लिए, तो इसके जो यूपी पुलिस के जो डीजीपी हैं, डीजीपी की बात करें, डीजीपी यूपी पुलिस के जो डीजीपी हैं अभी हैं प्रशांत कुमार जी। याद रखिएगा कौन है? प्रशांत कुमार जी अभी यूपी के डीजीपी हैं। और डीजीपी का फुल फॉर्म होता है क्या, आप लोग को पता होना चाहिए, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। डीजीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। और इसको कहते हैं हम लोग पुलिस निर्देशक, महानिर्देशक, पुलिस महानिर्देशक कहते हैं, ये भी याद रखिएगा, ठीक ना। और इसी पुलिस डीजीपी को ही अगर कहा जाए तो पुलिस के राज्य के सर्वोच्च पद पे ये डीजीपी रहते हैं, ये याद रखिएगा। और यूपी पुलिस को जो है स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि हाल ही में कह रहा है कि 10 अप्रैल 2025 को महावीर जयंती मनाई गई है, इसका संबंध किससे है? सभी को पता है महावीर जयंती जो मनाई गई है ये किस समुदाय से संबंधित है? जैन समुदाय से संबंधित है। जब जैन की बात किया जाए तो इसके बारे में सुन लीजिए ध्यान से। 10 अप्रैल को जो है ये क्या मनाया गया? 10 अप्रैल को मनाया गया क्या चीज़? महावीर जयंती। महावीर जयंती। अब महावीर की बात करें, महावीर की जो बचपन का नाम था, बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। इनके जन्म जो हुआ था वो जन्म हुआ था कुंडलग्राम में। कुंडलग्राम में इसका जन्म हुआ था, जो कि कुंडलग्राम हमारा बिहार है, बिहार में स्थित है, याद रखिएगा। और इनकी माता का जो नाम था त्रिशला, इनके माता का नाम था। पिता का नाम सिद्धार्थ था, पिता के नाम सिद्धार्थ थे। और इसको मोक्ष जो है पावापुरी में जाके इसको मोक्ष प्राप्त हुआ था, ये भी याद रखिएगा। कहाँ पे इसको मोक्ष प्राप्त हुआ? पावापुरी में मोक्ष प्राप्त हुआ, ठीक ना। इतना चीज़ आप लोग और याद रखिए। इसके साथ साथ इसका उपनाम की बात करें तो इसके उपनाम को क्या कहते हैं? उपनाम अगर बोले तो इसके उपनाम को जीन कहा जाता है। जीन मतलब विजेता होता है। इन्होंने मोक्ष को प्राप्त कर लिया था, इसीलिए इसे जीन के नाम से भी जाना जाता है। इतना चीज़ आप लोग याद रखिएगा। और कुछ एक चीज़ और आपकी बात आई तो महावीर जो स्वामी है वो कितने नंबर के तीर्थकर थे? तो 24 नंबर के तीर्थकर थे वो। 23 नंबर पे कौन थे जैन धर्म के तीर्थकर? पार्श्वनाथ तीर्थकर थे 23 नंबर के। इन्होंने 5 चीज़ दिया था, महावीर स्वामी ने 5 को चीज़ दिए हुए थे। वो कौन कौन था? अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिहार और ब्रह्मचर्य। तो लास्ट में ब्रह्मचर्य जो है महावीर स्वामी ही जोड़ा गया, महावीर स्वामी के द्वारा ही जोड़ा गया था। लेकिन 23वें तीर्थकर जो थे पार्श्वनाथ, इनके द्वारा 4 ही जोड़ा गया था, अहिंसा, सत्य, असत्य और अपरिहार। चलते हैं आज के जो एग्ज़ाम में आने वाले संभावित प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। सभी साथियों से अनुरोध है जल्दी जल्दी सभी कोई लाइव आ जाएं जल्दी से। और ये संभावित प्रश्न है जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, जो कि कम से कम आपका 40 प्रश्न होने वाला है। इनको बारीकी से देखिए और जल्दी से इस सेशन को 10 से 20 मिनट में इसको ख़त्म करने की कोशिश रहेगी। हाल ही में
पैसिफिक पार्टनरशिप में शामिल होने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र कौन है? तो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप में शामिल होने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र जो है वो यूके है, याद रखिएगा। कौन है? यूके, यूनाइटेड किंगडम। आगे देखिए, हाल ही में दिवंगत जाकिर हुसैन का संबंध किस संगीतवाद से था? तो जाकिर हुसैन तबला बजाते थे, ये याद रखिएगा, तबला। और ये एक चीज़ और याद रखना है कि इसको देश का सर्वोच्च सम्मान जो कि श्री भूषण और एक कहते हैं विभूषण, इन तीनों, मतलब अगर श्री की बात करें तो 1988 ईस्वी में इसको पद्म श्री प्राप्त हुआ। पद्म भूषण जो है 2002 ईस्वी में इसको प्राप्त हुआ। पद्म विभूषण की बात करें तो 2023 में इसको पद्म भूषण प्राप्त हुआ। इन सभी डाटाओं को आप लोग याद रखिएगा। जो जाकिर हुसैन किससे संबंधित था? तबला से संबंधित था। इसे पद्मश्री, देश के सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री 1988 ईस्वी में प्राप्त हुआ। पद्म भूषण 2002 में, पद्म विभूषण जो है 2023 में प्राप्त हुआ। नेक्स्ट आपका प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने किसके साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास सिलनेक्स 2024 प्रारंभ किया? तो याद रखिएगा, सिलनेक्स जो है वो इंडिया और श्रीलंका के साथ, किसके साथ? इंडिया और श्रीलंका के साथ इन्होंने किया था, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका कह रहा है हाल ही में व्यास सम्मान 2024 के लिए किसे चुना गया? तो व्यास सम्मान 2024 के लिए चुना गया, वो चुना गया सूर्यवाला को। और सूर्यवाला की जो पुस्तक थी ये भी याद रखिएगा, कौन देश का वासी, इसके लिए इसको जो है व्यास सम्मान दिया गया। लिख देते हैं आप लोग, नोट बनाते हुए लेके चलिएगा, कौन देश का वासी, कौन देश का वासी जो है ये आप लोग क्या करते जाइएगा, नोट्स बनाते हुए चलते रहिएगा। और साथ ही साथ नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है कि हाल ही में लोकसभा में पेश 129वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो 129वें संविधान संशोधन का संबंध है वन नेशन वन इलेक्शन। याद रखिएगा क्या है? वन नेशन वन इलेक्शन जो है ये 129वें संविधान संशोधन का, और इसके जो अध्यक्ष थे, वन नेशन वन इलेक्शन का जो अध्यक्ष थे वो था रामनाथ कोविंद जी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न कह रहा है हाल ही में वर्ष 2024 की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीता है? तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है वो जीतने का काम किया है मुंबई, ठीक ना। और ये सैयद मुश्ताक ट्रॉफी जो है ये क्रिकेट से संबंधित है, ये भी डाटा आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न देखिए, नेक्स्ट आपका प्रश्न क्या कह रहा है कि हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा पशु वध उत्सव गढ़ीमाई महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो गढ़ीमाई महोत्सव जो है ये नेपाल में आयोजित किया जाता है, ठीक ना। नेक्स्ट आपका प्रश्न है हाल ही में वन के विश्वकोश उपनाम से प्रसिद्ध पर्यावरणविद तुलसी गौड़ा का निधन कहाँ हुआ है? तो तुलसी गौड़ा का निधन जो है ये कर्नाटक में हुआ है। और ये तुलसी गौड़ा को जो है वन विश्वकोश भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा, पूछा जाएगा वन विश्वकोश के नाम से किसे जाना जाता है? तुलसी गौड़ा को जाना जाता है। ये किस राज्य से संबंधित है? ये कर्नाटक राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट आपका प्रश्न देखिए, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न के साथ, जो कि सभी एग्जाम में ये आप इंपॉर्टेंट है आप सभी का। कह रहा है कि हाल ही में केरल में आयोजित एडमिरल कप सेलिंग रेगाटा का 13वां संस्करण किसने जीता है? तो सेलिंग रेगाटा का जो 13वां संस्करण है वो जीतने का काम रूस किया है, ये याद रखिएगा। ये एडमिरल कप है जो कि सेलिंग रेगाटा को मिला है, तो रूस ने इसको जीता है। आगे चलते हैं। हाल ही में सर्वेक्षण पोत परियोजनाओं के दूसरे जहाज INS निर्देशक कमीशनिंग समारोह कहाँ हुआ है? तो INS निर्देशिंग कमीशन समारोह कहाँ हुआ है? जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए फटाक से। तो 2 था इसमें, ये भी याद रखिएगा, 2 था। पहला नाम में था सर्वेक्षण और दूसरा क्या था? निर्देशक, ठीक है। तो इन दोनों का याद रखिए, और कहाँ हुआ है ये आप लोग कमेंट करके जल्दी स्पीड में बताइए आप लोग। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में नॉर्वे का पहला TT वर्ल्डनर कप 2024 जीतने वाला एशियाई टीम में शामिल एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो याद रखिए, एशियाई खेल में एकमात्र भारतीय खिलाड़ी जो हैं उनका नाम है मनिका बत्रा। याद रखिएगा कौन है? मनिका बत्रा। तो क्या कह रहा है? हाल ही में नॉर्वे का पहला टीवी वर्ल्डनर कप 2024 जीतने वाली एशिया टीम में शामिल एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है? मनिका बत्रा जी हैं। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में इसरो ने CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो ये याद रखिएगा, CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का जो सफल परीक्षण किया गया है वो महेंद्रगिरी में किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या कह रहा है? हाल ही में
हाल ही में फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? तो फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर का अवार्ड जो है जीतने का काम किया है विनीसियल जूनियर के द्वारा जीता गया है। ये नाम याद रखिएगा, विनीसियल जूनियर के द्वारा। फिर दूसरा कह रहा है हाल ही में ब्रिटिश सुरक्षा परिषद से प्रतिष्ठित स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार किसने जीता है? तो स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार जो है वो राम मंदिर को दिया गया है। ये याद रखिएगा, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार किसे दिया गया है? राम मंदिर को दिया गया है। नेक्स्ट कह रहा है हाल ही में कैंसर के लिए mRNA टीका विकसित करने की घोषणा किसने की है? तो mRNA टीका घोषित किया है वो कौन? रूस के द्वारा कैंसर के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में भारतीय बस 5 मिनट और ज़्यादा नहीं 5 मिनट का सेशन और है, उसके बाद सेशन खत्म होने वाली है। हाल ही में भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोच्चि द्वारा लॉन्च की गई नई किस्म सुरसा का संबंध किससे है? ये सुरसा का संबंध क्या है? ये सुरसा है क्या? तो सुरसा एक अदरक की किस्म है, याद रखिएगा। सुरसा क्या है? एक अदरक की किस्म है। इन डाटाओं को आप लोग भली भांति अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि हाल ही में अंग्रेजी श्रेणी में किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो साहित्य अकादमी का पुरस्कार जो अंग्रेजी श्रेणी में है इंग्लिश में दिया गया स्टर्लिन कीर को। याद रखिएगा किसे दिया गया? स्टर्लिन कीर को दिया गया। और हिंदी की बात करें तो हिंदी में दिया गया गगन गिल को। गगन गिल को किस में दिया गया? हिंदी में दिया गया। नेक्स्ट चलिए, 1 जनवरी 2025 में कहाँ भीख देना अपराध घोषित कर दिया गया? तो इंदौर में जो है भीख देना अपराध घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट चलिए, हाल ही में किस्टून फोस्टो डोटी किस देश की सबसे युवा प्रधानमंत्री निर्वाचित हुई है? नाम याद रखिएगा, किस्टून फोस्टा डोटीर। ये जो है आइसलैंड की प्रधानमंत्री बनी है। कहाँ की प्रधानमंत्री बनी है? आइसलैंड की ये प्रधानमंत्री बनी है। नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ द मुबारक अल कबीर से किसे सम्मानित किया गया है? किसने सम्मानित किया? तो नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया, ये कुवैत के द्वारा द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आपका प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किसे हराकर पहला अंडर 19 T20 महिला एशियाई कप जीता है? तो याद रखिए बांग्लादेश को हराकर जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम है इन्होंने अंडर 19 T20 में महिला एशियाई कप जीत चुका है। नेक्स्ट चलते हैं, 18वीं भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार अधिकतम वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? तो अधिकतम वृद्धि वाला राज्य जो है वो छत्तीसगढ़ है, ये याद रखिएगा। फिर आगे चलते हैं, हाल ही में वित्त मंत्री सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक कहाँ हुई? तो ये याद रखिएगा, जीएसटी कमीशन की 55वीं बैठक जो है वो कहाँ हुई? जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करके बताइए। जी हाँ, जैसलमेर में हुआ। जैसलमेर कहाँ पे है? राजस्थान में। ये डाटा आप लोग याद रखिएगा। और जीएसटी की जहाँ तक बात करें, ये जो आर्टिकल 269A में आ जाता है और इसके कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? ये 101वां संविधान संशोधन के द्वारा ये जुटा है और ये वित्त मंत्री के द्वारा ये क्या किया जाता है? जारी किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में चर्चा में रहे ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ द माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा दीपा मलिक हैं। तो याद रखिएगा, फिर से एक बार पुस्तक की नाम बोल देते हैं, क्या है? ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ। इनके पुस्तक के लेखक कौन है? दीपा मलिक हैं। नेक्स्ट आपके प्रश्न की ओर देखते हैं, कह रहा है कि हाल ही में भारत और वियतनाम के तटरक्षक कर्मियों ने संयुक्त समुद्री अभ्यास हॉपटेक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हॉपटेक का जो आयोजन है वो कोच्चि में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में वॉल स्ट्रीट जर्नल ने गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशंस फॉर 2025 सूची में किसे शामिल किया गया? फिर से ध्यान से सुनिएगा, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर 2025 सूची में किसे शामिल किया गया है? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश को शामिल किया गया है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये अपॉइंटमेंट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो बी
बी राम सुब्बारायन को ये अध्यक्ष बनाया गया, ये नाम याद रखिएगा, बी राम सुब्बारायन। बी राम सुब्बारायन को क्या किया गया, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में लॉन्च छोक पुस्तक का संबंध किससे है, तो छोक पुस्तक का जो संबंध है वो अभिजीत बनर्जी से है, अभिजीत बनर्जी से है। नेक्स्ट आपका देखिए, नेक्स्ट आपका कंसेप्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट आपका जो एग्जाम संभावित प्रश्न है वो क्या है, गणतंत्र दिवस पैरेड 2025 के लिए कौन सी थीम का चयन किया गया। तो सबसे पहले गणतंत्र दिवस 2025 में जो है जो मुख्य अतिथि थी वो कौन थे, तो सुबियातो थे, जो कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे, मुख्य अतिथि के रूप में हुआ था। और इसके जो थीम है ये याद रखिएगा, थीम है स्वर्णिम भारत विरासत, याद रखिए स्वर्णिम भारत विरासत, ये याद रखिएगा क्या है, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, और विकास, ये डाटा आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट चलिए, हाल ही में बॉल्ड ईगल को आधिकारिक तौर पर किसने राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है, तो बॉल्ड ईगल को किसने आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है, तो यूएसए के द्वारा जो है जो राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में चर्चा में रहे स्पेडेक्स और पोएम 4 मिशन का संबंध किससे है, तो स्पेडेक्स और पोएम 4 मिशन का संबंध जो है वो किससे है, तो PSLV C60 से संबंधित है। खासकर इसरो के द्वारा 30 दिसंबर 2024 को ये लॉन्च किया गया। नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में राष्ट्रपति के गृह सचिव IAS अजय भल्ला को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया, तो मणिपुर राज्य का ये राज्यपाल नियुक्त किया गया, मणिपुर राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया। नेक्स्ट आपका प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि वर्ष 2025 में महिला कबड्डी विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया, बिहार में जो है महिला कबड्डी विश्व कप आयोजित किया गया, कहाँ पे, बिहार में। नेक्स्ट आपका प्रश्न देखिए, हाल ही में चर्चा में रहे हुनुक्कर त्यौहार का संबंध किससे है, तो हुनुक्कर त्यौहार जो है यहूदी धर्म से है। नेक्स्ट, हाल ही में दिवंगत मनमोहन सिंह जी ने कौन सी जिम्मेदारियां निभाई है, तो मनमोहन सिंह ने बहुत ऐसी जिम्मेदारियां निभाई है, वो गवर्नर भी रह चुके हैं, फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं, और साथ ही साथ वो प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर जो 2004 से 2014 तक ये प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, ये याद रखिएगा डाटा आप लोग। इसे पद्म विभूषण, देश के सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण भी मिला है। मनमोहन सिंह की एक पुस्तक है, याद रखिएगा, चेंजिंग इंडिया जो है ये मनमोहन सिंह की पुस्तक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट चलिए, हाल ही में पहला स्टील्थ फ्रिगेट युद्धपोत नीलगिरी नौसेना में शामिल किया गया, इसका संबंध किस प्रोजेक्ट से है, तो नीलगिरी जो है इसका संबंध जो प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट 70A से संबंधित है, याद रखिएगा। नीलगिरी नौसेना में शामिल किया गया, इसका संबंध किससे है, प्रोजेक्ट 70A। नेक्स्ट आपका प्रश्न देखिए, ध्यान से समझिएगा, कह रहा है क्या चीज़, हाल ही में वीर बाल दिवस आप लोग को पता होना चाहिए, हाल ही में वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 26 दिसंबर को जो है वीर बाल दिवस मनाया जाता है। गुरु गोविंद सिंह सिख के 10वें गुरु के जन्मदिन पे ये जो है वीर बाल दिवस मनाया जाता है 26 दिसंबर को। नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में दिवंगत ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता MT वासुदेवन नायर का संबंध किससे है, तो ये जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है इनको मिला है, ये केरल से संबंधित है। कहाँ से, केरल से संबंधित है। नेक्स्ट आपका प्रश्न सुनिएगा, कह रहा है हाल ही में जेटसन ऑरियन, फिर से सुनिए, हाल ही में जेटसन ऑरियन नैनो सुपर जेनरेटिव AI सुपर कंप्यूटर का अनावरण किसने किया है, तो याद रखिएगा ये जो है NVIDIA के द्वारा किया गया है, ये भी याद रखिए, किसके द्वारा, NVIDIA के द्वारा किया गया। नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में RBI ने वित्तीय क्षेत्र में AI के जिम्मेदार उपयोग की रूपरेखा के लिए किसकी अध्यक्षता में 8 सदस्यीय पैनल का गठन किया गया, तो 8 सदस्यीय पैनल का गठन जो किया गया डॉक्टर पुष्पक भट्टाचार्य के द्वारा, याद रखिए डॉक्टर पुष्पक भट्टाचार्य के द्वारा। तो AI जिम्मेदारी उपयोग रूपरेखा के लिए किसकी अध्यक्षता में 8 सदस्यीय पैनल का गठन किया गया, तो डॉक्टर पुष्पक भट्टाचार्य के द्वारा। देखिए आपका स्लाइड खत्म हो चुका है। आई होप कि ये सेशन आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा।
साथ ही साथ आप सभी से गुजारिश है, जितने भी साथी हैं ज़रूर अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कर दीजिए, और जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको यहाँ पे मतलब 24 घंटा के अंदर ही आपको जो है बिहार दरोगा के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपको देखने को मिलेगा। 100 टॉपिक उसमें हमने लिया है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और करेंट अफेयर के टोटल 100 टॉपिक है, जिसपे आपको बैरागी मंत्र में भी आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इंडिविजुअल उसका क्लास भी आप सभी के बीच में देखने को मिलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। सभी के लिए, सभी भाइयों को जय हिंद, जय भारत।